परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहम। वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन और मंगलवार का जो हमारा क्रम चल रहा है अभी, श्वसन तंत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एक प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, समताल श्वास प्रक्रिया या बॉक्स ब्रीदिंग। तो तंत्र की बात जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र काम करते हैं, उसमें से एक तंत्र है श्वसन तंत्र। इसके बारे में पिछले कुछ सप्ताह से बहुत शानदार तरीके से श्वसन तंत्र के एक एक अंग के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे शरीर की रचना किस प्रकार है हमें पता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका सबसे छोटी इकाई, और असंख्य खरब अरबों खरबों कोशिका को मिलकर हमारा ये शरीर बना है। कुछ कोशिकाएं, एक ही तरह की कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे हम उत्तक उत्तक के नाम से जानते हैं। और कुछ एक ही तरह के उत्तक मिलकर एक अंग बनता है, एक अंग या एक ऑर्गन। और एक इस तरह के काम करने वाले कुछ अंग या कुछ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम या एक प्रणाली बनती है। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर कई प्रणालियां काम कर रही है, उसमें से एक है श्वसन प्रणाली। इस श्वसन प्रणाली के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है और अलका जी शाखला हमें बहुत सुंदर तरीके से एक एक पार्ट के बारे में, एक एक ऑर्गन के बारे में बताते हुए किस तरह से हमारे शरीर में ऑर्गन ये प्रणाली काम करती है इसके बारे में बता रही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, आनंद भाई जी ने कहा अलका जी बहुत मेहनत करके आपको बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ दे रहे, परंतु आनंद भाई जी कोई कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, आनंद भाई जी ने 6:15 तो मुझे फोन कर ही लिया कि भाई आज आपका लेक्चर है। मुझे भी याद रहता है, फिर भी ये उनकी जो सिस्टम है वो बहुत सुंदर है। तो उसके लिए एक बार सब ओम अरहम करें। ओम अरहम ओम आनंद भाई। अरहम, ओम अरहम, ओम। और दूसरी बात, मैं जैसा रिसर्च करती हूँ आनंद भाई जी भी ऐसे रिसर्च करते, बहुत सारे रिसर्च करते। अब उन्होंने इतना सुंदर, और केवल देखो आनंद भाई जी ऐसे कहते कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा होने से कोई बात नहीं है, मेरा कहना है कि मेहनत कितने आगे लाती है। तो आनंद भाई जी जो सारे वीडियो तैयार होते हैं उसका पूरा क्या बोलते एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग तो मुझे भी नहीं आता है। वो ऐसे नहीं कि भाई बहुत पढ़े लिखे, और इन्होंने ये सीखा कैसे कि प्रैक्टिस से सीखा है। तो वो भी बहुत मेहनत करते, रिसर्च करते और कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने। तो आज भी उन्होंने एक वीडियो लाया है। लाया मतलब वो तैयार वीडियो है, फेसबुक पे था, पर देखो उन्होंने इस तरह उसको शॉर्टेस्ट करके 3 मिनट के लिए हमारे लिए तैयार किया। और उसकी विशेषता ये है कि हम जब विषय हमारा मुख्य है, कौन सा है, समताल श्वास प्रक्रिया। मेन तो हमारा बॉक्स ब्रीदिंग है, पर बॉक्स ब्रीदिंग तो एक एक पार्ट जानने से
हम डीप में जा सकते हैं। क्योंकि ये जानना भी उतना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए, सही बात तो ये है कि हमारा श्वास सम्यक नहीं है, किसी का भी श्वास, हमारा भी नहीं है, क्योंकि हम सम्यक श्वास जानते ही नहीं है। और ये श्वास क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होने से हमारे कितने प्रॉब्लम होते हैं, दिमाग में कितने विचार आते हैं, देखो हमारा विचार कितने आते हैं। अगर हम दीर्घ श्वास लोगे तो विचार भी कम होंगे। और दूसरा, हमारा स्वास्थ्य भी दुर्बल है, प्रत्येक का श्वास दुर्बल है। इसका कारण हमारे रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और जो हमारा परिसंचरण होता है, यानी ऑक्सीजन जाना, वो कोशिका तक पहुंचना। अब मुझे बताओ, अरबों खरबों, अभी आनंद भाई जी ने बताया अरबों खरबों कोशिकाएं, और हम इतना सा ऑक्सीजन लेते हैं, कितने कोशिकाओं के पास पहुंचेगा वो, मुझे बताओ। हाँ, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की कोशिकाओं तक जाएगा, हार्ट इंपॉर्टेंट है, हार्ट की कोशिकाओं तक जाएगा। परंतु हाथ इंपॉर्टेंट नहीं तो वहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको इतना है ही नहीं ना ऑक्सीजन। तो फिर अपन बोलेंगे हाथ बहुत दुखता है आजकल, पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं करते हो, मेरा तो अपने आप हाथ दुखने लगा। तो ऐसी बीमारियां खुद की तैयार होती है। तो चलिए पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, जो आनंद भाई जी ने बहुत मेहनत करके लाया हुआ है। और उसी में हमें क्या करना है, प्रयोग भी करना है, दोनों भी है। प्रयोग जो हम करते, 2-3 मिनट का प्रयोग करते हैं, समताल श्वास, बॉक्स ब्रीदिंग का, वो भी होगा। और फिर हम थोड़ा सा अभी वापस समताल का एक बार, कुमार श्रमण जी, वंदन करते हैं हम पहले कुमार, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में, जिन्होंने हमारे पास ये लाया है। अरे नहीं जी, थॉटलेस थॉटलेस होना है, विचारों को कंट्रोल करना है, मन को कंसंट्रेट करना है, फोकस बढ़ाना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये सबसे बेस्ट तरीका बताया हुआ है, समताल श्वास प्रेक्षा। रामबाण इलाज है, दिमाग को सीधा कंट्रोल करता है। जो लोग बोलते हैं कि ध्यान में मेरा मन नहीं लगता, विचार आते रहते हैं, 2 मिनट आप लोगों ने किया, एक भी विचार नहीं है। तो यदि 2 मिनट में एक विचार नहीं है तो 10 मिनट में भी नहीं आएंगे। अभ्यास की जरूरत है। तो इस अभ्यास को निरंतर करें तो अपने आप एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, थॉट्स कम होने लग जाएंगे। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि डेली मॉर्निंग में कम से कम 5 मिनट समताल श्वास करना चाहिए। उसके बाद दिन में जब मिला 2 मिनट कर लिया, 2-3 घंटे 4 घंटे बाद फिर 2 मिनट कर लिया, तो एक पावर नैप की तरह ये काम करेगा। और करना हो, आप तो बोलोगे कि 5 सेकंड कैसे पता चले कि 5 सेकंड हो गए। तो इसके लिए एक टूल निकाला गया है, प्रेक्षा मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें बॉक्स ब्रीदिंग दिया हुआ है, मिनट सेट करो, हर 5 सेकंड से घंटी बजती है। तो आदमी को पता चल जाता है कि अब मुझे लेना है, अब मुझे छोड़ना है, अब रोकना है, अब छोड़ना है, क्या करना है। 5 सेकंड सांस लेना, 5 सेकंड भीतर रोकना, 5 सेकंड सांस को छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड अगेन इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, 5 सेकंड होल्ड। या तो हम 2 मिनट अभ्यास ही कर लें। लेक्चर तो बहुत हो गया, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो चलिए स्टार्ट।
बहुत Yes. सुंदर। यस, बहुत सुंदर आनंद भाई जी। एक बार हम सब लोग वाह वाह करेंगे, वाह 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 वाह, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। तो कौन सा ऑर्गन के बारे में बात करनी है, आप बताइए। अभी एक बार उन्होंने बताया, और चार्ट में लिखिए, चार्ट में लिखिए, लिख दिया है चार्ट। एक मिनट में देखती हूँ, लिख रही है। Diaphragm. डायफ्राम, यस। ओके ओके, गुड गुड। किसने लिखा है? सुचिता जी ने? चंदू दुगड़ जी ने, सुचेता जी ने डायफ्राम लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड। डायफ्राम इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसा ऑर्गन है जिसको वीडियो में लिखा है एक जबरदस्त अंग। मैं वो वीडियो आज शेयर करूंगी आपको, क्योंकि उसमें डायफ्राम की पूरी डिटेल दी है। इतनी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता सकूंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टाइम एक मर्यादित होता है, और उस टाइम में हम इतना सब कुछ कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम डीप में नहीं जाएंगे, पर हम इस ऑर्गन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शरीर में लोगों को लगता है कि श्वास लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेफड़े होंगे। सबके दिमाग में ये आता है कि फेफड़े हैं, परंतु हमें जानना है कि डायफ्राम का क्या रोल है, ये डायफ्राम है क्या, ये डायफ्राम क्या है, ये हमको जानना है। ये देखिए, डायफ्राम यहाँ दिखाया है। तो ये डायफ्राम के बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एवरीवन इज रेडी डायफ्राम के लिए? ये जबरदस्त अंग है। ये देखिए, अब इसके बारे में एक एक बात मैं आपको बताती जाऊंगी और दिखाती भी जाऊंगी, ताकि फिर क्या होगा कि आपको क्लियरिटी भी ज्यादा होती जाएगी। क्योंकि हम केवल देखने बात करने से नहीं होता है, जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है। तो ये क्या है? डायफ्राम। ये फेफड़ों के आधार पर एक बड़ी मांसपेशी है जो आपको सांस लेने के लिए अनुमति देती है। केवल अनुमति देती नहीं, कहते हैं कि अगर फेफड़े नहीं होंगे तो हम श्वास ले ही नहीं सकते, हम डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतना डायफ्राम का इम्पोर्टेंट है। तो ये डायफ्राम हमारे फेफड़ों के नीचे है। फेफड़ों के नीचे गुबंद के आकार में है, गुबंद के आकार में है। इसका आकार कैसा है? गुबंद का आकार है। और ये वक्ष गुहा, अपनी वक्ष गुहा होती है ना, वक्ष गुहा और पेट, मतलब उदर का भाग, इन दोनों को अलग करने में मदद करता है। तो हमने जान लिया कि डायफ्राम के बिना श्वास लेना पॉसिबल नहीं। अगर डायफ्राम नहीं हो तो श्वास ले ही नहीं सकते और हम मर जाएंगे। इतना श्वास जबरदस्त अंग है, नंबर वन। सेकंड, हमने जाना कि हमारे जो ये फेफड़ों के नीचे ये गुबंद के आकार में है। गुबंद का ऐसा आकार होता है, गुबंद के आकार में है। और हमारी ये वक्ष गुहा है, और हमारे नीचे उदर गुहा है। इन दोनों को वो अलग करता है। ये सी शेप में है, सी शेप में है। ये मसल से बना हुआ है। ये सी शेप में है, मसल से बना हुआ है। और इसका आकार जो है ना, वो राइट राइट और थोड़ा बाया, दोनों थोड़ा अलग है। राइट आकार है और बाया आकार है। तो जो बाया आकार है ना, वो हृदय के नीचे है। बाया आकार है वो हृदय के नीचे है, इसलिए थोड़ा सा झुका हुआ है। राइट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। और ये लीवर के ऊपर है, इसलिए थोड़ा उठा हुआ है। और इसमें कुछ होल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ होल्स होते हैं, जिससे फूड पास होता है, ऐसे अलग चीजें पास होती है, तो उसके अंदर होल्स होते हैं। फेफड़ों से इसका अधिक बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ जुड़ी है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये फेफड़े कैसे काम करते हैं, देखिए। फेफड़े का पूरा डायग्राम दिया हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने ऑलरेडी श्वसन के पार्ट जाने हैं। तो श्वसन के पार्ट में एक और मैं आपको आज दिखाती हूँ, एक रिपीट करती हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। एक बार वापस आप देख लीजिए इसका आकार कैसा है। ये देखिए, सी शेप दिख रहा है ना आपको, और उसके बीच में एक नली भी दिख रही है। तो ये बराबर अपने, देखो फेफड़े का आकार है, उसके नीचे दिखाया है। तो ये उदर और फेफड़े को अलग करता है। ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। मैं आपको एक एक क्लियर करके आगे लेना चाहती हूँ, इसके लिए आपको धीरे धीरे बता रहे हूँ। और ये देखिए, ये जो है ये डायग्राम है,
ये डायग्राम में आप देखेंगे कि इसका नीचे का जो भाग है ना वो ऐसे आकार में है और ऊपर का खाली गोल है। इट्स सेपरेट थोरक्स फ्रॉम एब्डोमिनल, यानी वक्ष के भाग को वो अलग करता है, इसलिए वो दिखाया है। और देखिए आप देख रहे हैं कि एक ऊपर हृदय के बाद एक ऊपर है और एक साइड में थोड़ा सा नीचे है। तो इस प्रकार ये डायफ्राम का आकार होता है। और डायफ्राम का काम भी हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। ये हमारे एक नर्व होती है, स्पाइन से एक नर्व आती है, स्पाइन से एक नर्व आती है, उस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। तो ये नर्व उससे जुड़ी होने के कारण ये ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो ब्रेन से बार बार संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है? कि आपको ऊपर होना हाँ, है। मधु जी कुछ दिखाना चाहती है। अच्छा, भीतर का रोग भीतर का इलाज किताब बहुत अच्छा, सा। उस किताब में दिया है क्या मधु जी? बताइए क्या दिया है आप बीच में। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ये एक बुक है, महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई है। तो इसमें एक एक अंग के बारे में फोटोज के साथ डिटेल में बताया गया है। डायफ्राम के बारे में, वेरी गुड। एक एक बॉडी का एक एक पार्ट का अलग अलग पूरा तंत्र के बारे में बताया। मैं आपको हार्ट का दिखाती, तनुपट का दिखाती। तो आपको टाइम लगेगा तो मैं अगला पॉइंट ले लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आप दे दीजिए, दे हाँ, दीजिए। तो ये देखिए पूरा फेफड़ों का व्यवस्थित डायग्राम देख लीजिए आप। ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम में अंदर कैसा होता है फेफड़ा वो दिखाएंगे, और इसमें दिखाएंगे कि इसके वेना कावा के खुलना। डायफ्राम का ये दहिना भाग है, ये दहिना भाग है। और ये देखो अन्न प्रणाली के लिए खुलना, खुलना डायफ्राम का बाया भाग है। तो ये लेफ्ट डोम डायफ्राम, और ये कौन सा? सेंट्रल जोन डायफ्राम। राइट डोम, तो इसके सारे प्रकार दिए हैं। ये है राइट डोम, ये ये है डायफ्राम सेंट्रल जोन। तो दो प्रकार हो गए। और ये है बाया और लेफ्ट। देखिए बाया नीचे है, आप साथ में देखोगे तो हल्का सा नीचे दिखेगा और ये ऊपर दिखेगा। ये दिखने के बाद ये अंदर की नर्व है, देखो स्पाइन से जुड़ी हुई है, आप दिखा देना। तो ये इस प्रकार हमारा डायफ्राम में पूरा का पूरा डायफ्राम हमारे कैसे अंदर होता है वगैरह और किस तरह, ये मैंने आपको पूरा दिखाया। तो चलिए देखिए मधुबेन, आप दिखाइए अभी। मधुबेन अभी दिखाइए आप हाँ जी, एक बार, जस्ट दिखिए, देखिए। मेरे पास बुक है, मैं बाद में। हाँ, वेरी गुड। ये देखिए पूरा डायफ्राम। ये तो डायफ्राम का नहीं है, ये तो ये लंग्स का सारा है, है, सारा है इसमें, सब अलग अलग करके, अलग अलग अलग। अलग। हाँ हाँ वही जी, मैं। ये जैसे इस तरह है पहला हाँ, पूरा। श्वास और तंत्र। उसके बाद आपका ये है ऊपर, थोड़ा ऊपर, लंग्स का। और ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, देखिए ये डायफ्राम नीचे दिख रहा है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ये एरोलीज है, जो हाँ, आपने उस दिन समझाया था। हाँ उस दिन मैंने दिखाया है आपको, बराबर, परफेक्ट। फिर इस तरह है सारा, किस तरह से तनुपट आपका ऊपर नीचे होता है श्वास के समय। ये पिक्चर, ये वाली, ये तनुपट है, ये तनुपट है, अभी दिखाया हुआ, बहुत ये बढ़िया, बहुत तनुपट। हाँ, बिल्कुल। ओ ये माय। ये महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई किताब है। और मालूम है। इसमें पूरा अस्थि तत्व के बारे में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि डायफ्राम जी, सांस लेने में उपयोगी की जाने वाली प्राथमिक मांसपेशी है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है। गुबंद के आकार में यह पेशी फेफड़े और हृदय के ठीक नीचे स्थित है, फेफड़े और हृदय के ठीक नीचे है। और सांस लेने और छोड़ने में लगातार ये सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। इसका काम क्या है? डायफ्राम एक पतली कंकाल की मांसपेशी है, जो छाती के आधार पर बैठी है और पेट को छाती से अलग करती है, पेट को छाती से अलग करती है। जब आप श्वास लेते हैं तब ये संकुचित और चपटा हो जाता है। श्वास लेती है तो ये
संकुचित और चपटा हो जाता है। ये वैक्यूम प्रभाव बढ़ता है और फेफड़ों में हवा खींचता है। और जब आप छोड़ते हैं तो डायफ्राम आराम करता है, यानी फैलता है और फेफड़ों की हवा बाहर निकालती है। तो इस प्रकार डायफ्राम का पूरा काम है। समझ में आ गया आपको सबको? शॉर्ट में बताया कि वो ऐसे बहुत डिटेल में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, पर अपने को इतना सारा जानना नहीं है, शॉर्ट में समझना है। मेन मेन पॉइंट्स आप समझ गए हो सब लोग? यस, एक बार बता दीजिए कि डायफ्राम इज क्लियर और एनी क्वेश्चन अबाउट डायफ्राम, ताकि नहीं तो हम आगे चलेंगे। इट्स ओके? जी जी। डायफ्राम क्लियर हो गया? चलिए आगे का काम करते हैं हम। उसके बाद हम क्या जानेंगे, आपको पता है कि हम पूरा भाग तो जान लिया, हमने पूरा का पूरा जान लिया। हाँ, श्वास प्रणाली के बारे में सब कुछ हमने जान लिया। अब हमें ये जानना है कि ये श्वास प्रणाली कितने प्रकार की होती है, श्वास प्रणाली भी कितने प्रकार की होती है, ये जानना भी जरूरी है। एक बार फेफड़ों के बारे में मैं एक लास्ट चीज बता देती हूँ। देखिए, श्वसन तंत्र में ये जो डायफ्राम है, ये देखो, ये डायफ्राम फेफड़ों के आधार प्रदान करती है। डायफ्राम ऊपर नीचे होने के कारण वायु फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। अब ये काम दिया है कि डायफ्राम ऊपर, मतलब डायफ्राम जब ऊपर होगा तब वायु फेफड़े से बाहर जाती है, और डायफ्राम जब नीचे आएगा तो वायु फेफड़े के अंदर आती है। तो हमारे दो काम होते हैं, श्वास बाहर जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। तो जब डायफ्राम ऊपर होगा, डायफ्राम का ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब ऊपर होगा तब वायु फेफड़ों के बाहर जाएगी। तो इस प्रकार ये डायफ्राम का काम है। ये पूरा पिक्चर में भी ये दिखाया है कि ये इनहेल और एक्सहेल में काम करता है, और इसमें आकार चेंज होते हुए भी दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार हमने डायफ्राम को अच्छी तरह से समझ लिया है सबने। आई थिंक सबको समझ में आया है, राइट? चलते आगे हम। अभी नेक्स्ट मंथ में अगर मैं पूछूंगी ना सारे पार्ट्स, तो आपको बताना आना चाहिए, कम से कम नाम आने चाहिए, प्रक्रिया भले मत आने। और नहीं याद आए तो अपने तरफ देखो ना कि ये नाक है, नाक से श्वास आ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर ग्रसनी किसको बोलते हैं, फिर स्वर यंत्र किसको बोलते हैं, फिर श्वास नली किसे बोलते हैं, वो सी आकार के कैसे, फिर दो भाग किस तरह होते हैं और दोनों फेफड़ों में किस तरह जाते हैं, मेन मेन प्राइमरी ब्रांचेस होती है, फिर वो अंदर अंदर कैसे फैल जाती है, और फिर लास्ट में जो अभी इन्होंने बताया एल्वोली में जाती है, और एल्वोली से खून में ऑक्सीजन जाता है। तो ये जो सब है इसको कहते हैं श्वसन प्रक्रिया। अब ये श्वसन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? देखो, हमारे शरीर के मुख्य हमने तीन भाग तो देख लिए, बराबर। पहले मैं आपको बताती हूँ, ऊपर का है वो श्वसन तंत्र, बराबर। हाँ। उसमें नासिका, ग्रसनी और स्वरयंत्र तीन आएंगे, बराबर। जी सेकंड जी। भाग है वो निचला भाग है, उसमें श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े आएंगे। और तीसरा है वो मांसपेशियां है, जो अभी मैंने बताया, वो मध्य पर डायफ्राम, वो सिकुड़ता है। ये तीन हमने जान लिए, ठीक है। अब ये तीन जानने के बाद हमें ये जानना है कि ये सब काम कैसे करते हैं। अब ओके। ये तो हो गया, काम करना का उनका तरीका हमको जानना है, वो तीन प्रकार का है। तो देखिए, आप लिख लेना है तो लिख लीजिए। पहला प्रकार है वो बाह्य श्वसन। हम पहले बाहर श्वसन करते, यानी क्या करते हैं हम बाह्य श्वसन में? देखो, हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये बाहर की प्रक्रिया होती है। जो एटमॉस्फेयर है इसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, ये बाह्य है, बाह्य श्वसन। ये सब कौन सा श्वसन है? बाह्य श्वसन है। तो एक हो गया बाह्य, उसको कहते हैं एक्सटर्नल। और दूसरा होता है, अब श्वास अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर गया, आगे क्या हो गया? तो सेकंड प्रक्रिया शुरू हो गई। वो कौन सी होगी? वो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गैसों का आदान प्रदान होगा, गैसों का आदान प्रदान। अब श्वास अंदर गया तो क्या अंदर ही थोड़ी रहेगा, तो अंदर जाएगा तो क्या करेगा वो? अंदर जाने के बाद फेफड़ों में, लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर एल्वोलियस द्वारा
हर सेल में जाएगा, वो सेल तक जो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के पास है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाता है। ये जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंचाना, और सेल के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, ये जो गैस का परिवहन है इसको कहते हैं ट्रांसफरेशन। ट्रांसफरेशन यानी गैसों का शरीर में परिवहन। तो पहला हो गया बाह्य श्वसन, दूसरा हो गया गैसों का शरीर में परिवेशन, और तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा मैं आपको बताती हूँ। तीसरा है आंतरिक श्वसन। अब ये गया, अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या होता है, मतलब सेल के पास जाने के बाद तीसरे प्रक्रिया शुरू होती है, उसको सेलुलर कोशिका श्वसन करना। तो हम तीन श्वसन प्रक्रिया में तीन आती है। एक आ गई बाह्य श्वसन, दूसरा आ गया गैसों का आदान प्रदान, और तीसरा आ गया कोशिकीय श्वसन। तीसरे पर हम पहुंचे कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होगा कि हमारा जो मतलब सेल्स के पास ऑक्सीजन गया है, भोजन से ग्लूकोज भी आएगा, और वो ग्लूकोज और उनका एक साथ काम हो जाएगा, और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, मतलब उससे एनर्जी तैयार हो जाएगी। ये प्रोसेस है एनर्जी तैयार होने। ये लास्ट प्रोसेस है कि ऊर्जा तैयार होती है, जो हमें सब चलने में, बोलने में, बात करने में, सब में काम आती है, वो ऊर्जा है। ओके, तीन प्रक्रिया समझ में आ गई आपकी। आई होप कि तीन प्रक्रिया आपके समझ में आ गई। तो तीन पार्ट और तीन प्रक्रिया। इसमें भी एक और प्रक्रिया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एक होता है अंतः श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन। हाँ, संगीता जी कुछ पूछना है इसके बारे में तो पहले बात कर लीजिए। संगीता जी को अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ बोलो संगीता। मैम लास्ट ऑक्सीडेशन वाला नहीं समझ में आया। ऑक्सीडेशन, हाँ, मतलब जो हमारी ऑक्सीजन है, आप कोशिका तक गए ना, तो भोजन भी है ना, भोजन उसमें से ग्लूकोज ब्लड के द्वारा वहां जाता है, सेल्स के पास जाता है, ब्लड के द्वारा सेल्स में जाता है, और वो O2 और सेल्स दोनों मिलते हैं और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको ऑक्सीडेशन कहता है। CO2H2O, उससे एनर्जी तैयार होती है। तीसरी प्रक्रिया होती है तब श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। सांस की क्या होती है मैम प्रणाली की? सांस क्या क्रिया करती है वहाँ? श्वास में ये बंद करूं क्या? पहले आपकी बात करनी है तो हाँ बोलिए। उसमें जैसे आपने पहले तीन बोले थे मैम, दो में तो सांसों की क्रिया चल रही थी ना, ये ऑक्सीडेशन में सांसों का क्या होता है वो पूछ रही थी। वो एनर्जी तैयार होती है, लास्ट प्रोसेस। एनर्जी से बिना ऊर्जा होती है ना, तब वो अपने को काम आती है। अभी खाली सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गया, उससे काम नहीं होगा। फिर भोजन से ग्लूकोज पहुंच जाएगा। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, उससे हमारी ऊर्जा तैयार होती है, और वो ऊर्जा हमारे लिए काम आती है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हमारे खाने से ग्लूकोज बनता है? है? खाना खाने के बाद ग्लूकोज बनता है क्या मैम उसका? हाँ, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का उससे बहुत बड़ा रिलेशन है अपना, समझ में है? तो वही पूरा प्रक्रिया वही करती है। और देखो, हमारे शरीर में से वैसे देखा जाए तो और भी एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर में दो प्रक्रिया हो गई ना, तो उस दोनों में क्या होता है, पहले हम हवा अंदर लेते हैं, बराबर, O2 अंदर लिया, तो क्या, ये देखिए, देखो हमने हवा शरीर में ले ली, बराबर, तो हवा शरीर में लेते हैं, इसको बाह्य श्वसन, एक्सटर्नली बोला ना मैंने, हवा अंदर ली, तो शरीर में हवा जाती है, तब उसके साथ नाइट्रोजन जाता है, वो 78.9 होता है। फिर उसके साथ ऑक्सीजन जाता है, वो 21% ही होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, वो 0.3 होता है। ये जो श्वसन प्रक्रिया है ना, इसमें इतना डिटेल है, मैं इतना डिटेल नहीं जाना चाहती थी, पर आपको ये बताने के लिए कि केवल हवा नहीं, मतलब O2 नहीं जाता है, जैसे केवल सेल के पास सेल ऑक्सीजन गया कि काम हुआ नहीं, वो आधा काम हो गया। जब भोजन में से ग्लूकोज जाके उसको मिलेगा ना, तब पूरा प्रोग्रेस। और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4% है,
कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4% है, और हम लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3803 है, इतना कम है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्यों है, उसका पूरा प्रोसेस है संगीता जी। इतना डीप में हम नहीं जा रहे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अंदर जो भी कुछ होती है ना प्रक्रिया, उससे फिर बाहर निकलता है। तो फिर कोशिकाएं, देखो हमारी एल्वेओली से कोशिकाओं से ऑक्सीजन गया ना सेल तक जाने के लिए, हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा आगे, हीमोग्लोबिन उसमें मिलेगा, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन वो मिक्स हो जाएंगे, उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। उसका भी प्रमाण है वो कितना होता है। तो इस प्रकार हम जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं, यानी बाह्य शरीर से हवा लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो इसमें ये जो होता है, और ऐसे हम श्वास द्वारा लगभग प्रतिदिन 400 ml पानी भी बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार का ये डिटेल्स हो गया, समझ में आ गया है सबके। बहुत डीप है, मैं तो इसके और डीप नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं और नहीं जा रही हूँ। वरना कितने भी डीप जाओगे ना तो बहुत कुछ इसमें आ जाएगा। परंतु अंदर अंदर इतनी प्रक्रिया है कि कभी कभी सोचते सोचते आश्चर्य लगता है कि क्या क्या काम करते हैं ये, कितना काम चलता है अंदर, कैसे इतना काम होता है, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है। इन शॉर्ट मैंने अभी जो 3 प्रक्रिया बताई वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रेस्पिरेशन प्रोसीजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, श्वसन प्रक्रिया। अंदर जाके क्या होता है, सबसे पहले देखो एक्सटर्नल, मैंने बताया ना बाह्य श्वसन, ये क्या करता है, O2 ले लिया, ठीक है, O2 ले लिया। दूसरे में क्या हो गया, ये O2 ले लिया, वो एल्वाई में से कोशिकाओं के पास भेज दिया, ये होगा गैस का आदान प्रदान, हो गया कि नहीं, क्या गया, O2 कहाँ गया, रक्त में गया, और रक्त में से CO2 फेफड़े में आ गया। देखो 2 प्रक्रिया हो गई, इसलिए गैस का आदान प्रदान कहा। क्या कहा है इसमें, देखो ये देखो, ये O2 है ना, वो अपने अंदर से सेल में गया, राइट, और ये CO2 ये अंदर से इधर आ गया, फेफड़े में आ गया। 2 प्रक्रिया हो गई, गैस एक्सचेंज हो गया, O2 गया। और तीसरा जो प्रक्रिया है वो आंतरिक, अभी वो है ना बहुत डीप में, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती थी आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। ये पूरा समझने के लिए इतना सारा मुझे इसमें 1 घंटा देना पड़ेगा संगीता जी, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि भाई ये रक्त में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ में मिलके ये काम हो जाएगा। ये आंतरिक श्वसन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो इसमें 2-3 प्रक्रिया अंतर हो जाती है, तो हम इतना डीप में नहीं जाना है, इसलिए मैंने केवल आपको बता दिया कि श्वसन की ये 3 प्रक्रिया है, बस इतना हाँ समझना। मैडम। ओके, ठीक है, चलिए अभी हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना है, हाँ क्वेश्चन आंसर भी लेना है। तो अलका जी, हाँ बोलिए। श्वसन में जो शब्द जो प्रक्रिया हम प्रयोग में लाते हैं, एक चित्र मैं भी शेयर करना चाहूंगा। से रिलेटेड है। श्वास के लिए जो हम जो प्रक्रिया है उसमें पूरक, रेचक और कुंभक 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। इसके बारे में जो एक फोटो मैंने बनाया था वो आपके साथ शेयर किया है, तो इसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे। पूरक हाँ ये पहले भी कई बार की हुई है, इसको भी हम करीब करीब पूरी प्रक्रिया को समझने में हमारा 1 घंटा लग जाएगा। इसमें भी पूरक क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है, इसके ये प्रक्रिया श्वास की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया हम करते हैं ना उसमें आती है। और जो अपन बता रहे हैं अभी, हमारा जो चल रहा है वो वैज्ञानिक क्या काम करता है, विज्ञान कैसे शरीर में काम करता है। ये हमारे 2 दृष्टिकोण होते हैं कोई भी चीज देखने के। मतलब प्रेक्षा ध्यान में हमेशा 2 बातें बताते, कौन सी 2 बातें, 2 बातों पर पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। इतने साल आप सुन रहे थे, 2 बातें कौन सी बताते, बताइए। 2 बातें, हर चीज, चाहे मैं शरीर प्रेक्षा बताऊं, चाहे मैं लेशा ध्यान बताऊं, चाहे मैं चैतन्य केंद्र बताऊं, कुछ भी बात करूं, कुछ भी बात करूं, तो 2 पॉइंट तो आएंगे आएंगे। 2 पॉइंट पे पूरा डिस्कशन रहता है, पूरा डिस्कशन। देखो 2 प्रक्रिया हम हमेशा बताते, एक बताते वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, और एक बताते आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। देखो ये हमारे प्रेक्षा ध्यान का बेस है।
ये अध्यात्म और विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, इसीलिए प्रेक्षा ध्यान बहुत फेमस है। ये श्वास से रिलेटेड नहीं है, कायस्थ से, कोई भी प्रक्रिया, हमारे 8 प्रकार है, ये 8 प्रकार से ये रिलेटेड है। हम खोलेंगे ना बुक तो पहले मिलेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरा मिलेगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अभी तक हमने श्वसन का आज तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा है, यानी साइंस क्या कहता है, यानी साइंटिफिकली श्वास कहाँ जा रही है, साइंटिफिकली कितने अंग है, वो कैसी प्रक्रिया कर रही है, ये सब हमने क्या जाना, अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाना, अभी तक मैंने आध्यात्मिक बताया नहीं है। नेक्स्ट टाइम से हमारा शुरू होगा, वो कौन सा दृष्टिकोण शुरू होगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण शुरू होगा। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में श्वास में कौन सा पहला पॉइंट आ सकता है, बताइए। अभी देखते हैं अभी हाँ। आपको भी कितना नॉलेज, एक पॉइंट करके प्रैक्टिकल शुरू कर लेंगे, एक ही पॉइंट लास्ट। अध्यात्म का, श्वास का अध्यात्म का भाग शुरू होगा तो उसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होगा, उसके ऊपर पूरा अध्यात्म का डिपेंड होगा। तो ये आता है प्राण, प्राण प्राण के ऊपर सब आधारित है, श्वास नहीं लेते हम, श्वास के साथ अध्यात्म कहता है कि प्राण का इंपॉर्टेंट है। और ये प्राण का संबंध किसका है, श्वास का संबंध प्राण से है, और प्राण का संबंध पर्याप्ति से है। इसीलिए हमको श्वास, पर्याप्ति, ये सब जानना है, तो अध्यात्म को थोड़ा जानना पड़ेगा। तो चलिए हम तैयार हो जाते प्रक्रिया के लिए, श्वसन के अभ्यास के लिए। रेडी, सभी अभ्यास के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, बैठे अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, जो भी बैठना चाहते हैं वो जिस पोजीशन में बैठना चाहते हैं वो अपने अपने पोजीशन में कंफर्टेबल बैठे। समताल श्वास प्रेक्षा शुरू करने से पहले अपने गुरु को वंदन करें, इतना सुंदर ज्ञान दिया, पर हम है कि इतने उम्र के बाद ने उसको जान रहे हैं। यही अगर बचपन से जाना होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे होते। तो चलो गुरुदेव, हमने आपने दिया, पर अभी तो हमारे जीवन में आया, तो हम सब गुरु के कृतज्ञ। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, हाथ की मुद्रा, जिसकी आदत हो, ज्ञान मुद्रा की आदत हो तो ज्ञान मुद्रा, अथवा वीतराग ब्रह्म मुद्रा। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। प्रतिमा के भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन ना करे, केवल श्वास को देखें। मैं और मेरी श्वास। समताल श्वास प्रेक्षा, बॉक्स ब्रीदिंग हमने सीखा हुआ है। अभी स्टार्ट में कुमार शमन जी के वीडियो में भी हमने प्रयोग किया है। 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड अंदर रोकना है, 5 सेकंड छोड़ना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। अपनी कैपेसिटी हो उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर श्वास रोकने से दम घुटता है या अनकंफर्टेबल लगता है तो 5 अंक के पहले ही आप उसको छोड़ सकते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और कोई भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है तो वो श्वास रोके नहीं, वो श्वास रोके नहीं, तो केवल क्या करना है, उनको लेना है और छोड़ना है। तो अपने प्रकृति का, अपने मर्यादा का सब ध्यान रखते हुए आपको ये करना है। तो चलिए, श्वास भरे, 2 3 4, अंदर रोके, 2 3, छोड़े, 2 3, बाहर रोके, 2 3 4 5। इतना नहीं बोलूंगी, केवल होल्ड बोलूंगी। भरे, श्वास भरे, 2 3 4 5, रोके, 2 3
चार पाँच, छोड़े, 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5, श्वास भरे, 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5, छोड़े, 2 3 4 5। एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड, का तकलीफ हो तो मत करना, केवल केवल कंफर्टेबल पोजीशन में करना है, इसका ध्यान रखे सभी और करते जाइए। श्वास भरे, 1 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, आउट, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, इन, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, आउट, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, इन, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, आउट, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, योगिक भाषा में श्वास भरे पूरा, 2 3 4 5, अंतः कुंभक, 2 3 4 5, रेचक, 2 3 4 5, बाह्य कुंभक, 2 3 4 5, श्वास भरे, 3 4 5, श्वास रोके, 3 4 5, श्वास छोड़े, 3 4 5, रोके, 3 4 5, श्वास ले, 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5, छोड़े, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, इन, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5, आउट, 2 3 4 5, होल्ड, 2 3 4 5। एक बार मैं 7 तक करके देखती हूँ, कोशिश करना, किसी का रोकता है तो ट्राई कीजिए, बाद में मैं पूछूंगी कि किसका 7 तक रोका है। 5 के बदले अभी 7 तक श्वास रोकना है, तो ध्यान देना है, केवल श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7, रोके, 2 3 4 5 6 7, छोड़े, 2 3 4 5 6 7, रोके, 2 3 4 5, भरे, 2 3 4 5 6 7, रोके, 2 3 4 5, छोड़े, 2 3 4, रोके, 2 3 4, एक और बार, 2 3 4 5 6 7, रोके, 2 3, छोड़े, 2 3 4 5, बाहर, रोके, 2 3 4 5 6 7, शांति आनंद के अनुभव के साथ दोनों हाथ आंखों पे रखे, टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद, धीरे धीरे हाथ नीचे, 2 3 लंबे श्वास भरे, छोड़े, रिलैक्स,
and relax and relax. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए बात कीजिए, अभी सबको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। आनंद भाई जी कैसा लग? यस, सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऐसे लग रहा है कि साइंस वाले जो डॉक्टरी करते हैं उनको भी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया होगा जितना आप अच्छी तरह से हमें बिना डांटे बिना शिक्षा किए हुए समझा रहे हो। हम ही बहुत कम पढ़ रहे। सही में अलका जी की आप इतनी मेहनत करते हो और हम कुछ जो पढ़ा है उसमें भी हम नहीं बता पाते, और नया तो छोड़ो। बहुत खेद है हमें, बहुत क्षमा। कोई बात नहीं, मुझे प्रयास ना, तो जरूर करेंगे आगे। मुझे पढ़ने का शौक है और खुद भी गिल्टी होता है कि इतना नॉलेज अपने पास में एक बूंद भी नॉलेज नहीं। ऐसे देखा जाए तो एक एक बात जानते हैं तब तो बहुत अच्छा है। आप लोग सब इतना सुनते हो तो बहुत मजा आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र अलका जी। बस अब दुआएं आने की तैयारी परसों। और आज आपने जो डायफ्राम का बताया, रियल में हमको तो कुछ चीज की नॉलेज ही नहीं थी, तो आपने एक 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 पार्ट को बहुत अच्छे से बताया, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सुनते हैं तो। और अभी जो ध्यान भी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप खुद भी नॉलेज गेन करो और हमको भी दे रहे हो, तो हाँ हमको भी वही वो नॉलेज गेन हो रही है। जो हमको नहीं पता था वो सब पता चल रहा है धीरे धीरे कि भाई अपने वही बॉडी धीरे में क्या धीरे पार्ट मेरे क्या को भी काम चंदू जी पढ़ पढ़ के एक बात मुझे 10 बार पढ़नी पड़ती है, क्योंकि समझाना है तो खुद नहीं समझेंगे तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। वो जो संगीता पूछ रही थी ना, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। कितनी बार मैंने पढ़ा, उसका तो पूरा प्रोसेस है। उसके लिए पढ़ाना कल जाऊंगी तो 1 घंटा लग जाएगा, पर मैंने समझ लिया, फिर थोड़ा भी पॉइंट में शॉर्ट में बता दिया। और मधु जी तो बहुत अभ्यास करते हैं, खुद भी बुक देखते। भूभीतर का पुस्तक मेरे पास भी है, पर मैंने देखी मैं नहीं। मुझे आज लगा था। बहुत, अगर अगर आपके पास ये बुक है, भीतर का रोग और भीतर का है इलाज, है इसका है बुक का नाम है भीतर का रोग, भीतर का मेरे इलाज। पास है, मेरे इसमें पास। हर एक बीमारी का भी बताया हुआ है। सभी महाप्रज्ञ बीमार जी ने कौन सा बीज मंत्र के साथ कौन सा करना उपचार भी, चाहिए वो सब अरे बताया। उपचार भी तो आप बहुत। ये अगर आप सिखा रहे हो तो आप ये भी करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में मैं बॉम्बे में क्लासेस लेती थी। मैंने 20-22 साल क्लास लिया हुआ है, पर अब कुछ बीमारी की वजह से उतनी हाँ हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पाती, नहीं नहीं, सांस बहुत टूट अच्छा। जाता है। ये बीच बीच में बताते आप, वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं। रीना जी बोलिए, और रीना ये जी। बहुत अच्छा। बहुत दिनों के बाद रीना बात नहीं की है, रीना बोले। ओम राम, ओम राम अलका जी। यस रीना बहुत जी। बहुत अच्छा अभ्यास रहा। और इसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों नॉस्ट्रिल से हमारी नाक का से, जैसे वैसे कहते हैं ना कि एक से चलती है और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी से चलती है हमारी, तो इसमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी दोनों नाक खुल गई हैं और सुषुम्ना नाड़ी से हमारी पूरा सांस का प्रवाह अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, और शरीर दैट्स का ग्रेट, बिल्कुल दैट्स विचार ग्रेट। एकदम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टि जो आपने बताया वो एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा? वैज्ञानिक तो मुझे आध्यात्मिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक तो अपने को आध्यात्मिक। पूरी क्लास लेनी है। प्राण एक इम्पोर्टेंट है उसमें। हम श्वास नहीं लेते, केवल श्वास लेते नहीं, हम श्वास के साथ प्राण लेते। प्राण बहुत बड़ी जी शक्ति है, और वो शक्ति पूरे आसमान में ऐसे फैली हुई है। बस हमको लेना पड़ता है, तो हमको ऐसे चिंतन करना पड़ता है भावना के साथ। श्वास के साथ में प्राण ले रही हूँ। ये प्राण आगे जाते पर्याप्ति में, मतलब हमारे जो काम करने की जो है ना, तो हमारी जो पर्याप्ति है वो पर्याप्ति में पूरा वो ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण जब बताना होगा ना, तो पूरा का पूरा हमें क्या बोलते हैं, वो चित्र पूरे के चित्र के साथ बताना पड़ेगा कि पर्याप्ति कौन सी है, 10 पर्याप्ति कैसी होती है, कहाँ जाता है। ये सब पूरा डिटेल्स में पुस्तक में दिया हुआ है, तो वो अपन पूरी उम्र क्लास। हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो तो समय फिर हमारा ये संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। तो यस। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। तो अभी इस रविवार को जो सेशन हुआ था हमारा स्वर विज्ञान के ऊपर आधारित, वो भी श्वास से रिलेटेड सेशन था। उस प्रोग्राम को आपने अटेंड अगर नहीं किया हो तो उसका वीडियो जरूर देखिएगा। शिखा जी ने बहुत सुंदर तरीके से 2 सेशन लिए हैं स्वर विज्ञान के ऊपर। दोनों वीडियो मैंने शेयर किए थे, आप लोग ग्रुप में वो तो आपको मिल रहे होंगे। दोनों वीडियो जरूर देखिएगा।
दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के आभारी। कल बुधवार और परसों गुरुवार 2 दिन का सेशन हमारा त्रिवेणी संगम का होता है। हमारे साथ राजू डांगे सर का ग्रुप भी जुड़ता है। तो कल का जो सेशन है, हमारे सूरत से ही नीलम मेहता, एक जानी मानी प्रेक्षक प्रशिक्षक, वो लेने वाली है। कल योगा अभ्यास करवाएगी, चेयर योगा। तो कल आप कुर्सी लेके, कुर्सी के साथ जुड़ना है, आपको कुर्सी लेके साथ में बैठना है, चेयर योगा रहेगा। और परसों का सेशन संगीता जी, आपने जो हमारा योगा का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपने कहा था बीमार रोगी व्यक्तियों के लिए। तो परसों का सेशन मुकेश जी, बेड पर जो लेटे हुए रोगी है उनके लिए विशेष रूप से हम किस तरह से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, कौन से आसन करवा सकते हैं रोगियों के लिए, बहुत शानदार तरीके से परसों का सेशन भी हमारा रहेगा। तो ये कल का और परसों का सेशन 6:15 बजे से होगा, जरूर जुड़िएगा। ओम अरहम। कल की लिंक अलग रहेगी, परसों की हमारी जो रेगुलर लिंक है वही रहेगी।